हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू आईएफएस मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, कल ही आप सभी को पता चला होगा कि नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स की जो डॉक्टरल फेलोशिप की इस साल की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। तो गाइज, ये जो डेट है इस साल जो एग्जाम होने वाली है वो होने वाली है 18th ऑफ जून को, राइट। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छी इंस्टीट्यूट में अपना प्रिपरेशन, अपनी पीएचडी को कंप्लीट करें, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट्स, अगर आप फ्यूचर में भी पीएचडी करना चाहते हो तो आपको अभी से इस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। क्या इसका सिलेबस है, कैसे अप्लाई करते हैं, ये जो स्कॉलरशिप है वो आपको कैसे मिल सकती है, उसके लिए क्या इंटरव्यू है, क्या रिटर्न टेस्ट है, तो वो कैसी कंडक्ट की जाती है, और बाकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी इसकी फेलोशिप मिलती है, ये सारी चीजों के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लिंक को शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो गाइस, देखते हैं ये जो एनबीएचएम की डॉक्टरल फेलोशिप है ये आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि व्हाट इज एनबीएचएम, ये क्या है, एनबीएचएम क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स इनवाइट्स द एप्लीकेंट्स टू अपीयर फॉर इट्स डॉक्टरल स्कॉलरशिप रिटर्न टेस्ट। ओके, मतलब ये एक बेसिकली ये एक नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स है जहां पे आप स्टूडेंट्स को डॉक्टरल फेलोशिप होती है, स्कॉलरशिप जो होती है उसके लिए टेस्ट कंडक्ट की जाती है हर साल। ओके, तो ये जो एनबीएचएम है, इस एनबीएचएम के एग्जाम की सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होती है, मतलब कौन से स्टूडेंट्स को या फिर किसी स्टूडेंट्स को अगर फेलोशिप चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, तो ये जो स्कॉलरशिप है उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 फेजेस में डिवाइड की जाती है। ओके, जिसमें से फर्स्ट है रिटर्न टेस्ट, मतलब आपको सबसे पहले तो एक रिटर्न टेस्ट देनी है। तो गाइज, रिटर्न टेस्ट यहाँ पे वो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह नहीं होती, ऑफलाइन टेस्ट होती है। एंड ऑफ कोर्स उसके सेंटर्स हर इंडिया के हर जगह पे इसके सेंटर्स मौजूद भी है। तो सबसे पहले तो रिटर्न टेस्ट होगी और उसके बाद इंटरव्यू किया जाता है। ये जो इंटरव्यू होता है वो बस उन्हीं स्टूडेंट्स को होता है जो शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, जो आपकी रिटर्न टेस्ट है उसके मार्क के ऊपर डिपेंड करता है। ओके गाइज, तो बेसिकली आपको पहले रिटर्न टेस्ट देना है और उसके बाद इंटरव्यू में आप जाएंगे। इंटरव्यू को आप अच्छी तरीके से दोगे तो उसके बाद आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। आपने अगर इंटरव्यू दे दिया, अच्छा, आपने रिटर्न टेस्ट दे दी, लेकिन उसके बाद भी कुछ कंडीशंस है जिस कंडीशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। ओके, तो एलिजिबिलिटी फॉर रिटर्न टेस्ट, मतलब ये जो रिटर्न टेस्ट है उसके लिए आपके पास क्या हो, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, जिसमें सबसे पहला है एनरोल इन अ फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स इन यूनिवर्सिटी और एनी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। मतलब इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर यूनिवर्सिटी में आपने पीएचडी के लिए मैथमेटिक्स में या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में पीएचडी के लिए अप्लाई किया चाहिए, करना चाहिए, या फिर आप करने वाले हो। कब तक? जान 2023 तक, मतलब नेक्स्ट साल के जनवरी तक आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना होगा और वहां पे आपका एडमिशन लेना होगा। अगर आप ऐसे करने वाले हैं तभी आप इस एग्जाम को जा सकते हैं। उसी के साथ साथ एस्पायरिंग फॉर सिलेक्शन इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर एन इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम ऑफ एन इंस्टीट्यूशन दैट यूजेस द टेस्ट स्कोर फॉर स्क्रीनिंग फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम। मतलब बेसिकली अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाना है, वहां पे पीएचडी करनी है और वहां की पीएचडी के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है स्टार्टिंग में पीएचडी के एडमिशन के पहले, तो उसके लिए अगर आपकी ये टेस्ट के जो मार्क्स है, इस एग्जाम के मार्क्स अगर मैटर करते हैं तो आप ऑफकोर्स इस एग्जाम के लिए जा सकते हो और इस एग्जाम को देके अच्छे मार्क्स लेके वहां पे अपनी जो प्रेफरेंस है उसको बढ़ा सकते हो। ओके गाइस, इसके बाद आता है एलिजिबिलिटी अगेन फॉर द स्कॉलरशिप। मतलब आप सपोज एग्जाम देने के लिए रेडी हो, आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन उसके बाद भी स्कॉलरशिप मिलने के लिए कुछ अलग सी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें से क्या होना चाहिए? क्वालिफाई इन द टेस्ट एंड द सब्सिक्वेंट इंटरव्यू। सबसे पहले तो काम आपके लिए क्या होना चाहिए? आपको इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना चाहिए और आपको
टेस्ट को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद की अगर बात कर ले, एनरोल बाय जैन 2023 और बी एनरोल इन रिकॉग्नाइज फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम इन मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स इन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एनी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। मतलब आपको इस एग्जाम क्वालिफाइड होने के बाद आपको किसी ना किसी पीएचडी के लिए किसी ना किसी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, तभी जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपने सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद आप सोच रहे हो कि आपको डायरेक्टली फेलोशिप मिलेगी, नहीं, आपको एडमिशन भी लेना पड़ेगा। उसके बाद मस्ट नॉट हैव ड्रॉन दी एनबीएचएम स्कॉलरशिप इन द पास्ट, मतलब इसके पहले आपको कभी वो स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए। ओके, इफ यू हैव सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, मतलब आपको सपोज सिलेक्ट कर लिया लेकिन आपको वो मिली ही नहीं है। ओके, आपने को पास्ट में उसको कभी सिलेक्ट किया था, आपको इंटरव्यू आपने क्वालिफाई किया था, रिटर्न टेस्ट भी आपने क्वालिफाई किया, लेकिन आपने वो ली नहीं थी उस टाइम पे, तो आप फिर से इस टाइम पे एलिजिबल है। ऐसा नहीं कि आपको एक बार सिलेक्ट कर लिया और उस टाइम पे आपने नहीं ली तो आप दोबारा उसको अप्लाई नहीं कर सकते, आप ऑफकोर्स दूसरी बार भी उसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर बात कर ले तो स्कॉलरशिप के बारे में मैं डिटेल्स में बताना चाहूंगा कि क्या इसका स्टाइपेंड होता है, क्या कंटिजेंसी ग्रांट आपको मिलती है क्या, ठीक है, ये सारी चीजें। जैसे कि इन द स्कॉलरशिप ग्रांटेड फॉर 4 years, बेसिकली कितने साल की आपकी ये जो स्कॉलरशिप होती है, ये स्कॉलरशिप होती है 4 साल की, जो कि एक्सटेंड हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर तक, और ये डिपेंड करता है आपके गाइड के ऊपर और आप जो वर्क कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना बढ़िया तरीके से कर रहे हो। अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से पीएचडी कर रहे हो और आप अप्लाई करते हो और 1 ईयर के लिए इस स्कॉलरशिप को, तो शायद अगर आपका गाइड इसकी परमिशन दे तो आपको और 1 साल की ये फेलोशिप, ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसके बाद इसका मंथली स्टाइपेंड की अगर बात कर ले तो 31,000 इसकी मंथली स्टाइपेंड होती है, और ये 2 साल बाद, 2 साल के लिए क्या होती है 31,000 और उसके बाद पॉसिबल है ये 35,000 भी हो जाए। साथ ही साथ 40,000 की कंटिजेंसी ग्रांट भी होती है एंड होम रेंट अलाउंस। ओके, तो ये भी आपके पास ये चारे भी होता है, वो अलग से आपको मिलता है। एंड 40,000 का कंटिजेंसी ग्रांट मिलता है 1 साल के लिए। कंटिजेंसी ग्रांट क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार वीडियो में बता भी चुका हूं। बेसिकली आप पीएचडी कर रहे हो तो पीएचडी के टाइम पे आपको कुछ बुक्स खरीदने हैं, कहीं पे ट्रैवल करना है किसी भी कॉन्फ्रेंस को लेके, या फिर कुछ आईपैड खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, जिसके ऊपर आपको पीसी खरीदना है, आपको कुछ वर्क करने के लिए, तो उसके लिए आपको पर ईयर आपको 40,000 मिलते हैं, जिसका यूज आप पीएचडी के वर्क के लिए कर सकते हो। ओके, द एनरोलमेंट फॉर द फुल टाइम पीएचडी फीस फॉर एनी रीजन दिस स्कॉलरशिप विल आल्सो सीज एट द सेम टाइम, मतलब किसी कारण के वजह से आपने पीएचडी बंद कर दी, पीएचडी करना कंटिन्यू नहीं किया, तो जिस टाइम पे आप वो पीएचडी करना कंटिन्यू नहीं करते, मतलब क्लोज कर देते हैं, बंद करते हो, उसी टाइम से अगर आपको फेलोशिप मिल रही है तो वो फेलोशिप भी रुक जाएगी। ओके, उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूट से जो आपके ये एग्जाम जो है, ये टेस्ट जो है, इस टेस्ट के बेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। मतलब अगर आपका इसमें स्कोर अच्छा हो तो वहां पे एडमिशन के लिए, पीएचडी के एडमिशन के लिए हेल्प आपको मिल जाती है, जिसमें से आप यहां पे देख सकते हो हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके बाद आईसर ब्रह्मापुर है, आईसर मोहाली है, आईसर पुणे है, आईसर तिरुवनंतपुरम है, उसके बाद केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स है, आईएमएससी है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन एंड सेंटर। ओके, रिसर्च एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये जो है इस जगह पे आप क्या कर सकते हो, पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई कर देते हो और आपके एनबीएचएम का स्कोर अच्छा है तो वो वहां पे आपको हेल्प कर देता है। ठीक है, उसके बाद की अगर बात कर ले तो आप इसको अप्लाई कैसे करते हो। पहले तो ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम को ऑफलाइन पोस्ट करते थे स्टूडेंट्स, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना था, लेकिन अब रिसेंटली ऑफिशियली आप ऑनलाइन जो वेबसाइट है उनकी, उस ऑनलाइन वेबसाइट से इस एग्जाम का जो फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो बस ये जो एग्जाम की लिंक है वो आपको दिख रही है, इस एग्जाम के लिंक पे जाना है और वहां पे जाके आप ऑफिशियल पोर्टल से इस एग्जाम के जो है उसको अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद इस साल के जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट डेट्स है, उस डेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि देखो 17 मई को आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शेड्यूल जो है वो ओपन होने वाला है। मतलब 17 मई से आप स्टार्ट कर सकते हो फॉर्म फिलअप करना।
जो कब तक आप फिलअप कर पाओगे, 27 तक। ओके, तो वो आपकी लास्ट डे है, आपका लास्ट डे है फॉर्म फिलअप करने के लिए 500 रुपीज के साथ। आप उसके बाद कुछ दिनों के लिए अगर फॉर्म फिलअप कर देते हो तो आपकी फीस बढ़ जाती है, दैट विल बी 750। ओके, उसके बाद 31 मई तब तक आप 750 से फॉर्म फिलअप कर सकते हो इतनी फीस देके। और 750 31 मई को ये जो उनका ऑफिशियल पोर्टल है वो बंद हो जाएगा एंड 18 जून को आपको ये एग्जाम देनी है। एग्जाम का टाइम क्या है, 10:30 AM to 1:30 PM। ओके, तो इस टाइम में 3 घंटे की आपकी एग्जाम होती है। तो इस एग्जाम के बारे में और जानकारी थोड़ी सी लेते हैं कि क्या सिलेबस होता है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क अगर कोई है तो सिलेबस क्या है। तो बेसिकली जो रिसर्च लेवल के कोर्स है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चंस बेसिक लेवल के नहीं होते, अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे होते हैं, जो कि अलजेब्रा से आते हैं, एनालिसिस से आते हैं, टोपोलॉजी से आते हैं। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी एंड मिसलेनियस। ओके, तो ये 5 टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आइडिया दे दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट लूंगा इस कोर्स को, ये जो सब्जेक्ट है इनके बारे में बताने के लिए, कि बेसिकली अलजेब्रा के क्वेश्चंस को आप देखोगे तो अलजेब्रा में आपको, ठीक है, अलजेब्रा में आप देखने जाओगे तो आपको ग्रुप, रिंग, फील्ड, ओके, एंड लीनियर अलजेब्रा, तो ये 4 टॉपिक से क्वेश्चंस बेसिकली निकलते हैं। आप अगर अलजेब्रा की बात करते हो, उसके बाद एनालिसिस की अगर आप बात करते हो तो एनालिसिस में रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इससे क्वेश्चंस निकलते हैं। टोपोलॉजी का तो खुद का एक अलग ही कोर्स है, तो टोपोलॉजी के भी क्वेश्चंस होते हैं, जो कि ओके, टोपोलॉजी के जो भी बाकी के पार्ट से, सेपरेशन एक्सियम से, ओके, उसके बाद सेपरेट एक्सियम्स बोलो, आप कनेक्टेडनेस बोलो, लिमिट पॉइंट से, डेंस सेट से, ठीक है, पेस्टिंग लेमा है, बहुत सारे वहां पे टोपोलॉजी क्या है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, बहुत सारे टॉपिक्स है वहां पे, ठीक है। तो उनको लेके क्वेश्चंस आपको टोपोलॉजी से मिलेंगे। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कैलकुलस। ओके, अब कैलकुलस का कुछ क्वेश्चन आपको एनालिसिस में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पे भी मिलेंगे, बट यहां का जो कैलकुलस है वहां पे आपको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के मोस्टली क्वेश्चंस मिलते हैं। लाइक आपको लैग्रेंज मल्टीप्लायर की जो मेथड है, ठीक है, वो मेथड के ऊपर आपको मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, वो फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर कोई फंक्शन दिया जाता है, उस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डायरेक्टली आपको पूछी जाती है निकालने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपका कैलकुलस का यहाँ पे मिलता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर कभी कभी न्यूमेरिकल एनालिसिस के भी क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, बट मोस्टली ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हीट इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, लैप्लास इक्वेशन है, उसके बाद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से, ट्रम ल्यूविस प्रॉब्लम है, ओके, वो सारी, और एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ थ्योरम, इसके ऊपर आपको सभी क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे जाते हैं। एंड लास्ट में आपको नंबर थ्योरी, कुछ सम वगैरह फाइंड करना हो, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन निकलते हैं। अब ये जो 5 टॉपिक्स है, बेसिकली आपको ये पीएचडी लेवल की, ऑफकोर्स आपको पीएचडी की फेलोशिप के लिए एग्जाम है तो आपके क्वेश्चन भी उसी लेवल के होंगे, बट स्टूडेंट्स मोस्टली टारगेट करते हैं इन 3 टॉपिक्स को। और ऐसा एक आपके लिए अच्छी चीज भी जो मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में, कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। बेसिकली देखो, देयर आर 5 सेक्शंस, ईच कंटेन्स 10 क्वेश्चंस, मतलब देखो 1 2 3 4 5, ऐसे 5 सेक्शंस होंगे, हर किसी में कितने क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चन। हर किसी में कितने क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है उसमें ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क एंड मैक्सिमम पॉसिबल मार्क इज 40। क्यों 40 मार्क्स है, बिकॉज यहां पे एक आपके लिए अच्छा है कि बेस्ट 4 सेक्शंस वो चूज करेंगे, कौन से 4 सेक्शन में से इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। मतलब फर्स्ट सेक्शन से आपको फॉर एग्जांपल 7 मार्क्स आ रहे, सेकंड सेक्शन से 4 मार्क्स आ रहे, थर्ड सेक्शन से 3 आए, फोर्थ सेक्शन से 8 आए, और लास्ट के सेक्शन में 1 आए, तो वो इन चारों सेक्शन के मार्क्स को काउंट करेंगे। मतलब आउट ऑफ 40 आपको इतने मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन मार्क आपके सामने ये भी होगा कितने क्वेश्चन सॉल्व करने। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, अगर आपको एग्जाम को अच्छे मार्क के साथ क्वालिफाई करना है,
आपके 3 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करने हैं, तो पहले के 2-4 मिनट आप इसके लिए दो कि मैं इन 5 सेक्शन में से कौन से 4 सेक्शन को सिलेक्ट करूं, कौन से 4 सेक्शन है जिसको मैं जा सकता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ सकता हूं। तो बेस्ट 4 सेक्शन है, तो आपको कोई भी 4 सेक्शन, या फिर आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो किसी 4 सब्जेक्ट्स की ही प्रिपरेशन कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पार्शियल क्रेडिट, जैसे कि इस एग्जाम के क्वेश्चंस की अगर बात कर ले तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में देखिए एमसीक्यू, एमएसक्यू, नेट और एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन और नंबर, ये इसका सॉल्यूशन में आ सकता है। ओके, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सिंगल करेक्ट आंसर भी हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट आंसर भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/n sin कोरूट ऑफ 2 times पाई अपॉन n, इस टाइप का आंसर भी हो सकता है। पाई ई अपॉन 2, इस टाइप का आंसर भी इस एग्जाम में हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि आपको रियल नंबर ही होगा या फिर रैशनल नंबर ही होगा या फिर कोई यू कैन से कि इंटीजर, नेचुरल नंबर, जैसे परफेक्ट आंसर्स होते हैं ना 1.5, 0.5, ऐसा बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि यही होगा। इनफैक्ट इसका आंसर ऐसा भी हो सकता है, इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी e टू द पावर -x² dx। ठीक है, ये भी मतलब कोई क्वेश्चन जिसका आंसर ये है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी वहां पे निकलेंगे। तो आपका पेपर ऑफलाइन है, ऑनलाइन पेपर नहीं है, आपको सेंटर होगा, उस सेंटर में जाके आपको पेपर मिलेगा। उस पेपर के मतलब हर एक पेपर को आप देखोगे तो एक साइड से क्वेश्चन है, बैक साइड पे आपको ब्लैंक रहेगा, तो आप वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और उसके जो आंसर है उस आंसर की आपको आंसर लिखने के लिए एक पेज भी मिलेगा, आप वहां पे भी आंसर्स लिख सकते हो। एंड यस ऑफ कोर्स इस बात को भी भूलिए मत कि एमएसक्यू के क्वेश्चंस हो, एक से ज्यादा करेक्ट आंसर हो, और फॉर एग्जांपल 3 करेक्ट आंसर है, ओके 3 ऑप्शंस करेक्ट है, आपने एक ही आंसर करेक्ट लिख लिया तो आपको 1/3 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने अगर एग्जैक्टली जितने करेक्ट ऑप्शन से उतने ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो आपको सभी के सभी मार्क्स मिलेंगे 1 या फिर डायरेक्टली मार्क्स मिलेंगे 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन थी एनबीएचएम की जो डॉक्टरल स्कॉलरशिप है उसके रिगार्डिंग। अगर आपको इसके अलावा और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए। मैं ऑफकोर्स उस टॉपिक के ऊपर 100% वीडियो बनाऊंगा और आपको मेरी तरफ से जितनी भी हेल्प करना पॉसिबल हो मैं इस तरीके से हेल्प करता रहूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लिंक को शेयर कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के प्रिपरेशन करना है आपको और एनबीएचएम जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम को क्वालिफाई करके उसके बाद इंटरव्यू को क्वालिफाई करके जब आप पीएचडी के लिए जाओगे उस टाइम पे इसकी फेलोशिप स्कॉलरशिप भी आपको लेनी है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।